हेलो एवरीवन एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में पार्शियल डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पोर्शन को स्टार्ट किया था। हमने समझा था बेसिकली कि इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। हम लोग डिमांड एनालिसिस कर रहे थे और डिमांड एनालिसिस कर रहे थे हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। डिमांड एनालिसिस में बेसिकली हमसे ये पूछा जाता था कि दो वस्तु का डिमांड फंक्शन दिया जाता था और हमसे ये पूछा जाता था कि आप ये बताइए कि ये वस्तु कैसे है, मतलब कैसे रिलेटेड है। क्या ये कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं, क्या ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो ये हमें बताना होता था। तो हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 8.2 का। आज हम कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे और ये देखेंगे। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा और मुझे लगेगा कि अब आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, फिर हम लोग पार्शियल इलास्टिसिटी पे मूव करेंगे। ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे। चलिए तो देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? x1 इज इक्वल टू P1 by P2, x2 is equal to P1 का स्क्वायर बाय P2। हमसे बोला गया है कि बताइए दोनों वस्तु आपस में कैसे रिलेटेड है, कैसे संबंध है इनके बीच में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि अगर आप इन चीजों को पता करना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करो, दोनों का डिमांड में फर्क निकालो कि दोनों के डिमांड में क्या चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन वन प्राइस। मतलब सिंपल भाषा में, या तो आप दोनों को P1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए या तो आप दोनों को P2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, लेकिन किसी एक के ही प्राइस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना? तो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग P1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अभी पहले आप क्या करो, x1 को थोड़ा सा सिंपल करो। तो देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P1 इंटू P2 का पावर -1। इसी तरीके से हम लोग x2 को क्या लिख सकते हैं, P1 स्क्वायर इंटू P2 का पावर -1। अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ P1। अब हम लोगों को निकालना क्या, अगर P1 में प्राइस में चेंज आ रहा है तो हम लोग निकालेंगे dx1 by dp1। इसका मतलब क्या होगा कि P1 प्राइस में चेंज आने के कारण x1 में चेंज क्या आ रहा है, x1 का वैल्यू क्या है, देखिए P1 इंटू P2 -1। इसका वैल्यू आप निकालो। अगर P1 नीचे में लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ P1 वेरिएबल है, बाकी जो भी है कांस्टेंट है। तो क्या कांस्टेंट है, P2 का पावर -1 कांस्टेंट है। ठीक है ना? अब क्या बच रहा है, देखो आप, d बाई dp1 ऑफ क्या, P1। इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए 1 होता है। इसका मतलब P2 का पावर -1। यहां पे माइनस नहीं लगा है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है, जो भी है पॉजिटिव है। तो हमने क्या देखा कि जो डिमांड है x1 का, P1 प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड बढ़ जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। अब हम लोग निकालेंगे कि x2 के डिमांड में कैसा फर्क पड़ रहा है, कब, जब P1 प्राइस में चेंज आ रहा है। क्लियर है ना? तो देखिए, अब हम लोग निकालते हैं क्या, अब हम लोग निकालेंगे dx2 by dp1। तो देखिए क्या होगा, d by dp1 ऑफ x2 का वैल्यू कितना है, P1 का पावर 2 इंटू P2 का पावर -1। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए P1 है
तो P1 वाला कांस्टेंट ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये वेरिएबल, ये वाला क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बाहर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, d/dp1 और P1 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या होता है, P1 का स्क्वायर का 2P1, ठीक है ना, तो 2P2 का पावर -1 इंटू P1, तो क्या हो जाएंगे आप देखो, ये भी हमारा क्या है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि आगे नेगेटिव नहीं लगा है। तो अब आप ध्यान से समझो बातों को, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब P1 प्राइस में चेंज आ रहा है ना, तो X1 का तो डिमांड बढ़ ही रहा है, बट X2 का भी डिमांड बढ़ रहा है। और ऐसा कब होता है, जब दोनों वस्तु आपस में क्या हो, कंप्लीमेंट्री हो, कंप्लीमेंट करते हो आपस में। इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड्स होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो पहला वस्तु X1 है और जो दूसरा वस्तु X2 है, वो कैसे गुड्स हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। क्लियर है या नहीं, आई होप क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और इस बार देखेंगे P2 के प्राइस में चेंज आने के कारण दोनों का डिमांड में क्या असर पड़ता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, X1, थर्ड नहीं हम लोग फोर्थ लेते हैं। थर्ड आप लोग खुद होमवर्क करेगा, आप लोगों का बना के देखेंगे। P1 का पावर -1.3, P2 का पावर 0.4, X2 है आपका P1 का पावर 0.3, P2 का पावर -0.1। आपको सेम चीज पूछा जा रहा है कि दोनों वस्तु का नेचर बताइए, क्या कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सेम प्रोसेस है, हम लोग मान के चलते हैं कि इस बार प्राइस में जो चेंज आ रहा है ना, वो P2 प्राइस में चेंज आ रहा है। अब आपको माइंड में क्लियर रखना है, P2 प्राइस में चेंज आने के कारण इस बार निकालेंगे तो dx1/dp2, इसका मतलब क्या होगा कि जब P2 में चेंज आ रहा है तो उसके कारण से x1 में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, P2 में चेंज आ रहा है तो x2 में तो ऑब्वियसली आएगा, बट यहाँ पे x1 में भी आएगा। तो इसको देखिए कैसा चेंज आ रहा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, d/dp2 ऑफ x1 का वैल्यू देखिए, P1 का पावर -1.3, P2 का पावर 0.4। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए P2 वाला सिर्फ वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट, तो P1 का पावर -1.3 बाहर आ गया, क्या बच गया, d/dp2 ऑफ P2 का पावर 0.4। देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या होगा बताइए, 0.4 हमारा बाहर आएगा और 0.4 में 1 माइनस, इसका मतलब 0.4 इंटू P1 का पावर -1.3 इंटू P2 का पावर -0.6। क्लियर है, 0.4 के आगे माइनस नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है कि dx1/dp2 का वैल्यू पॉजिटिव है। अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं कि P2 प्राइस चेंज आने के कारण X2 के डिमांड में क्या फर्क आ रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको बताइए, dx2/dp2 दैट इज d/dp2 ऑफ x2 का वैल्यू देखिए क्या है हमारा 0.3, P2 का पावर -0.1। अब यहाँ पे देखिए P2 वाला जो है वो सिर्फ वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है P1 वाला पार्ट, तो हम लोग क्या करते हैं P1 का पावर 0.3 बाहर ले लेते हैं। अब देखिए क्या बच जाएगा, d/dp2 ऑफ इसका P2 का पावर -0.1 का। अब कैसे डिफरेंशिएशन होता है, पावर बाहर, तो P1 का पावर 0.3, पावर जो है हमारा -0.1 बाहर, फिर पावर में एक कम, तो -0.1 -1,
देखिए क्या हो जाएगा, -0.1 इंटू P1 का पावर 0.3 इंटू P2 का पावर क्या हो जाएगा, -1.1। अभी आप गौर करने वाली बात जो है ना वो ये है कि आगे में निगेटिव का साइन है। इसका मतलब क्या है ना, ध्यान से हम समझेंगे थोड़ा सा। इसका मतलब ये है ना कि P2 का प्राइस में जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है, अगर P2 का प्राइस घट रहा है तो X2 का जो मांग है ना वो उल्टा हो जा रहा है। P2 घट रहा है तो X2 बढ़ने के बजाय वो भी घट जा रहा है। बट देखिए दूसरा बढ़ जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो है X1 का डिमांड बढ़ जा रहा है बट X2 का घट जा रहा है। तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कमोडिटी को हम लोग बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूट वस्तु है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है ना। तो हमने डिमांड में चेंज निकाला, P2 में चेंज आने के कारण एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। ऐसा तभी होगा जब क्या होगा, जब दोनों वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। क्लियर है या नहीं? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। क्लियर है? तो उम्मीद है आप ऐसे निकाल सकते हो चीजों को। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करते हैं जिसका नाम है पार्शियल इलास्टिसिटी। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हम लोग समझेंगे कि कैसे पार्शियल इलास्टिसिटी का वैल्यू निकाला जाए। सबसे पहले तो आपको सिंपल इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ते हैं। क्या होता है बताइए? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस dp by dx into x by p, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे बताइए, इलास्टिसिटीज। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक है क्वेश्चन नंबर 1, सेम क्वेश्चन है, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2p1 प्लस p2, x2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2p1 माइनस 3p2। अभी क्वेश्चन है हम लोगों का कि पार्शियल इलास्टिसिटी निकालिए। अगर आपको याद हो जब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे थे टर्म 1 में, डिफरेंशिएशन बेसिक बताने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, तो मैं आपको कुछ इस तरीके से बोलता था कि अगर क्वेश्चन में P दिया है, आप थोड़ा सा रुकिए, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है फॉर्मूला में, ये हमारा होगा dx by dp इंटू पी बाई एक्स, तो थोड़ा सा फॉर्मूला गलत है, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको टर्म 1 में क्या बताया था बताइए, कि इलास्टिसिटी में जनरली आपको जो देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, 1 माइनस पी। तो मैं बोलता था आपको कि आप dx by dp निकालिए, दोनों साइड p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता था ना कि p इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया जाता था। तो मैं आपको क्या बताता था कि आप क्या निकालो, dp by dx निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x के रिस्पेक्ट में आप उतना लफड़ा ना करें कि यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस पी, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस पी, फिर आप dx by dp निकालो। तो ये लफड़ा हम लोग वहां पे मैंने आपको बताया था नहीं करना है। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, आप अगर dx by dt निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई परेशानी ही नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर आपने डिफरेंशिएट किया है dp by dx का वैल्यू निकाला है फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, तब ed का फॉर्मूला क्या हो जाता था बताइए, ed इज इक्वल टू माइनस 1 by dx by dt।
1 बाई डी पी बाई डी एक्स इंटू पी बाई एक्स। अब देखो कहीं ना कहीं ये जो है हमारा पोर्शन ये न्यूमरेटर में जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी पी हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है वहां पे समझ में आता था जब हम लोग क्वेश्चन बनाते थे। तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी इलास्टिसिटी निकालना होता था तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता था, फिर वैल्यू में बैठाना पड़ता था। अगर x बराबर करके दिया वो होता था तो dx बाई डी निकालते थे, फॉर्मूला पहला वाला पुट करते थे। अगर p बराबर दिया होता था तो dp बाई dx निकालते थे, फिर फॉर्मूला क्या लगाते थे 1 बाई dp बाई dx जो वैल्यू आया इंटू p बाई x। अब देखिए सेम चीज यहाँ पे इलास्टिसिटी निकालना तो डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम क्या है भाई साहब, dx बाई dp निकालना है, लेकिन यहाँ पे तो दो x है, x1 है x2 है। कंफ्यूजन, किसका डिफरेंशिएशन निकाले, x1 के रिस्पेक्ट में निकाले या x2 के रिस्पेक्ट में निकाले। नीचे में डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर से कंफ्यूजन, दो p1 है, p1 p2 किसके रिस्पेक्ट में निकाले, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, p1 के रिस्पेक्ट में, p2 के रिस्पेक्ट में। तो जो इकोनॉमिस्ट थे ना उन्होंने बोला चलिए आपका लफड़ा खत्म किया जाए। उन्होंने अलग अलग इलास्टिसिटी का कंसेप्ट दे दिया। उन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिया, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया E11, E12, E21, E22। उन्होंने बोला अगर आपको E11 निकालना है, ध्यान से समझेंगे, अगर आपको E11 निकालना है तो फिर से वही जो बाद में है उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए 1 है तो आप d बाई dp1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका, तो पहले क्या है देखिए 1 है ना तो x1 का, फिर से समझिए यहाँ क्या है E12, तो मैं क्या बोल रहा हूं ना, आप बाद वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 है तो d बाई dp2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका, 1 है यहाँ पे तो x1 का। नेक्स्ट देखो यहाँ पे E21 है, इसको कैसे हम लोग करेंगे कि x1 यहाँ पे p1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 आ रहा है बाद में। किसका करेंगे, 2 है तो x2 का करेंगे। नेक्स्ट देखो इसी तरीके से किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, बाद में क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो p2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसका करेंगे, 2 है पहले तो x2 का करेंगे। अब मेन यही पोर्शन था, अगर आपने इतना कर लिया फॉर्मूला तैयार हो गया। p1 है यहाँ पे, p1 आप लिख दो बाई x1, यहाँ p2 है तो ऊपर में p2, नीचे में x1 है तो x1, यहाँ p1 है तो ऊपर में p1, यहाँ x2 है तो नीचे में x2, यहाँ p2 है तो ऊपर में p2, नीचे में x2, फिर आप माइनस लगा दो, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। तो ये है हमारे पार्शियल इलास्टिसिटीज। अब आप यहां से देख सकते हो पार्शियल इलास्टिसिटीज दो तरह के होते हैं, सिंपल पार्शियल इलास्टिसिटीज, क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटीज। इनको हम लोग बोलते हैं सिंपल पार्शियल इलास्टिसिटीज। इनको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, E12, E21 को हम लोग बोलेंगे क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी। सबसे पहले आप समझो इलास्टिसिटी का काम क्या होता है। इलास्टिसिटी का काम होता है रिस्पॉन्सिवनेस मेजर करना, कि कोई भी चीज में परिवर्तन आने के कारण दूसरे में क्या परिवर्तन आ रहा है। अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं E11, तो हम लोग डायरेक्ट असर पड़ रहे हैं कि P1 के प्राइस में चेंज आने के कारण X1 के डिमांड में क्या असर पड़ रहा है। तो डायरेक्ट दोनों भाई है, P1 X1, P1 किससे है, X1 से ही है, और X1 किससे है, P1 से है। दोनों को आप अलग कर सकते हैं नहीं, तो इनको हम बोलते हैं सिंपल पार्शियल इलास्टिसिटी, जहां पे कारण और जिसमें मेजर करना है रिजल्ट दोनों आपस में रिलेटेड हो।
इनको हम क्या बोलते हैं बताइए? इनको क्रॉस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक में मेजर करना चाहते हैं, ठीक है ना? हम लोग X1 डिमांड में चेंज मेजर करना चाहते हैं, बट क्यों? P2 में चेंज आने के कारण। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? यहाँ पे P1 में प्राइस में चेंज आया, तो हम किसके डिमांड में चेंज मेजर कर रहे हैं? X1 के। इसी तरह से P2 में चेंज आया तो उसके कारण से X2 के डिमांड में चेंज आएगा, तो उसको हम इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं कि X2 के डिमांड में कितना चेंज आया। तो हम क्या बोले? सिंपल पार्शियल इलास्टिसिटी। बट वही P2 के प्राइस में चेंज आया और हम मेजर कर रहे हैं कि X1 के डिमांड में क्या चेंज आया। P1 के प्राइस में चेंज आया और हम मेजर कर रहे हैं कि X2 में, हमको मेजर करना चाहिए था X1 में क्या चेंज आ रहा है, लेकिन हम मेजर किसको कर रहे हैं? X2 के डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। तो इस तरीके को हम बोलते हैं क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी, ठीक है ना? जहां पे हम डिमांड एनालिसिस दूसरे वस्तु का कर रहे हैं जबकि प्राइस चेंज दूसरे वस्तु में हो रहा है। क्लियर है? तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस करना है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देंगे। आपको सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस करना है। E11 बोलने का मतलब क्या, और जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से बाद में जो आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? किसको? तो जो पहले लिखा हुआ है। क्लियर है? तो आप इनको क्या करेंगे? आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे कि dx1 by dp1 मतलब कब वस्तु हमारा कंप्लीमेंट होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, तो इसको भी आप एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, आप लोग अच्छे से रहें। कोई भी डाउट हो आप पूछे जरूर, कुछ भी कंफ्यूजन हो देन पूछे, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर।